चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग कहाँ आर्टिकल 19 देखा था हमने 20 और 19 देखा था। अच्छा, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो भाग है और डीपीएसपी वाला भाग है, ये सबसे ज़्यादा एनालिटिकल पार्ट है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा एनालिसिस इसी से होता है। और इस हिस्से के जो क्वेश्चन हैं वो यूपीएससी और एमपीपीएससी में दोनों में, एक में एमपीपीएससी में फैक्चुअल ज़्यादा होता है और यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होता है। तो दोनों क्लैरिटी आपको लगेगी। और बैलेंस लिखने के लिए आपको फैक्चुअल वाले पार्ट को तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज को आप बदल नहीं सकते और कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। जैसे जब बात आती ना धर्म जाति मूल वंश या निवास स्थान की जब बात आती है, तो कोई भी बात छूटना नहीं चाहिए। तो उसकी थोड़ी सी लिख करके प्रैक्टिस करिए कि कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से भेदभाव नहीं होगा, या जो भी शर्त है, खास करके आर्टिकल 19 में भी जो है, क्योंकि चीज़ें छूटने से साफ साफ एग्जाम उसको कॉपी चेक करने वाले को लगता है कि देखिए क्या होता है, कॉपी चेक करने वाले को 15-20 कॉपी चेक करने के बाद में चीज़ें रट जाती है। 20 कॉपी जब वो सुबह से चेक करता है तो 20 कॉपी में बार बार वो चीज़ें पढ़ता है, बार बार मॉडल आंसर में जाके देखता है, तो उसको कंपेयर करने की आदत हो जाती है। और फिर अगर 20 के बाद अगली कॉपी आपकी है, 20 कॉपी के बाद जब आपकी कॉपी आती है, अगर वो तो आपके हाथ में नहीं है कौन से नंबर पे आएगी, हो सकता है दूसरे दिन आए तो वो जब कॉपी आती है ऐसे, तो फिर आपसे अपेक्षा बढ़ जाएगी। उसको लगेगा कि पहले काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ें लिखी है, 19 का भी ABCD FG तो पूरा अगर लिखा है, तो आपने कोई न कोई छोड़ दिया है। जैसे संपत्ति का अधिकार है फंडामेंटल राइट में, तो उसने वो निकाल दिया है और निकाल करके उसको एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना के रख दिया है, जिसमें आपको रेमेडी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी। तो ये वाली बात उसने नोट करके रखी, ये अब वो अगली कॉपी में देखना चाहता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है कॉपी चेक करने वाले का, वैसे वैसे वो परफेक्शन मांगता है। 13, 14, 15 लोगों ने जो भी अच्छा लिखा है वो फिर एक सिंगल कॉपी में देखना चाहता है। इसलिए शुरुआत में जिनकी कॉपी आ जाती है उनको मार्क्स मिल जाते हैं, कम में भी मिल जाते हैं, 7 नंबर मिल गए 10 में से। अब नीचे जो कॉपी आएगी उसमें 7 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कॉपी निकल जाएंगी और वो सारी चीज़ें जो अच्छी अच्छी हैं, जो अलग अलग लोगों ने लिखी है, अब उसकी डिमांड रहेगी कि वो एक ही कॉपी में जाए। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आपके हाथ में नहीं है, आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप पहले कॉपी में हैं या बाद में हैं, है ना। जैसे किसी ने 61 से 120 वाली कॉपी जो है किसी को दी है, किसी को चेक करने के लिए 31 से 60 वाली कॉपी दे दी है, या 151 से लेकर के 200 तक की कॉपी किसी को दे रखी है। तो आप किस लॉट में हो, आप कहाँ हो, आप ये आपके हाथ में नहीं है। और फिर आपके इसमें जो है वो कितने बच्चे अच्छे हैं। अब कुछ बच्चे रटाऊ होते हैं तो वो पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन होता है कि आप भी वैसा लिखो। इसलिए मैं बैलेंस तैयारी के फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ें रटो भी और कॉन्सेप्ट भी लिखो, दोनों लिखो, तो उससे आप हारोगे नहीं तो फिर हम दूसरे बच्चों से पिछड़ जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल लिखने से पहले फैक्चुअल वाली बात करें तो ये झोंका त्यों याद करना है। अब मेरे लिए चूँकि अधिकांश टीचर ऐसे स्क्रीन चलता रहता है, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ क्लास में, तो वहाँ स्क्रीन चलता रहता है, फिर उसको बोल करके हम एक्सप्लेन करते हैं।
तो चूंकि यहाँ तो हमारे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम उस फैक्चुअल वाले पार्ट को आपके ऊपर छोड़ते हैं कि जो भी बुक में लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन जो होता है, जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट जारी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्च कीजिएगा PDF, तो जो पहला लिंक आता है गवर्नमेंट का, उससे कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड कीजिए, 400 से ज़्यादा पेज वाला। वो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड हो सकता है, और वो जो आप डाउनलोड करेंगे उसी को सोर्स बनाइए। प्राइमरी सोर्स वही होना चाहिए आपका, सेकेंडरी सोर्स कुछ भी हो सकता है, नोट्स हो सकते हैं और भी कुछ है, लेकिन प्राइमरी सोर्स उसी को बनाइए। पार्लियामेंट के रूल हैं वो मिल जाएंगे, हर चीज़ ओरिजिनल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, गवर्नमेंट का खुद का है, लीगल डिपार्टमेंट का है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कीजिए। और उसकी जो लैंग्वेज है उसको, कुछ चीज़ें जैसे DPSP हुआ, ये इसकी लैंग्वेज को याद करने की कोशिश कीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है, खास करके हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जो पढ़ते थे तो हमारे इसमें रटना जो है वो अपराध टाइप माना जाता, क्राइम मानते थे कि समझिए ना, चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर उसको अपने हिसाब से आंसर बना के लिखिए। ये रटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ रटिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आप चाहे कितने विद्वान हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो उसके मॉडल आंसर से मैच नहीं करेगी, क्योंकि एनालिटिकल जो अप्रोच होती है कंसेप्चुअल, उसमें क्या होता है कि कभी भी किसी मॉडल आंसर से तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसका एनालिसिस अलग टाइप का है, आपका एनालिसिस अलग टाइप का है, तो उसके साथ मैच नहीं करता। तो कंसेप्चुअल में आप कभी भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फैक्चुअल वाले में ही आपको हराएगा वो। तो सबसे पहले फैक्चुअल तैयार हो, तो फिर कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको यहाँ कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। यहाँ जो मेरे लेक्चर होते हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो वो वाला जो फैक्चुअल वाला है उसमें क्लैरिटी जैसा कुछ नहीं है, एज इट इज़ डाउनलोड जो आप करेंगे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही कि मैंने कभी उसको रटा नहीं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस में जो आया उससे हमारा काम हो जाता था और हम एग्ज़ाम निकाल लेते थे। और UPSC पे ज़्यादा फोकस किया था, MPPSC पे कम किया था, इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होने से वहाँ ज़्यादा मार्क्स मिलते थे, ठीक ठाक मार्क्स मिलते थे, अच्छे मार्क्स मिलते थे। टॉप 10 टॉप 20 लोगों के बराबर GS में मार्क्स आ जाते थे। वो ऑप्शनल हमारा थोड़ा सा टफ था, साइंस का था, जोलॉजी था और एंथ्रोपोलॉजी था, तो वो धोखा दे जाता था। उसमें पता नहीं क्या होता था, हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। हम तो अच्छा करते थे लेकिन स्केलिंग धोखा दे जाती थी, तो उसका कुछ हमारे हाथ में नहीं, उसका जादू आज तक समझ में नहीं आया UPSC का। UPSC आप कभी बैठोगे तो परीक्षा में तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी है उसमें। आप जब रिजल्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो पेपर बहुत अच्छा गया था उसमें बहुत कम नंबर है, और जो ख़राब हो गया था उसमें बहुत ज़्यादा नंबर है। मतलब कुछ तो भी है, मतलब उसका कुछ पता नहीं, दारू पी के चेक करते हैं या क्या स्केलिंग करते हैं या कंप्यूटर में एक दूसरे के मार्क्स चढ़ाते हैं, भगवान ही मालिक है उसका। बहुत ही गंदी एजेंसी है, इंडिया की सबसे गंदी एजेंसी, सबसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार। जवाब तो बिल्कुल भी नहीं देती। RTI का जवाब 3-4 तरह के जवाब हैं, वो छपे हुए हैं, वो लिफाफे में डाल के भेज देते हैं, फिक्स है सब। पिछले 10-15 साल से वही जवाब दे रहे हैं, सबको वही जवाब देते हैं, तीसरा जवाब ही नहीं है उनके पास, है ही नहीं। इस मामले में बहुत गंदगी है। अगर वो उससे फाइट भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट फेवर करता है, सारे कोर्ट फेवर करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव केट जो है वो फेवर करता है, तो गंदगी बहुत है। और सारे वकील भी डरते हैं, जजेस बहुत सम्मान करते हैं, इतनी बड़ी एजेंसी IAS IPS चुनती है, मतलब धुरंधरी होगी, जो बोल रही है वो सही बोल रही होगी, तो ये कैसे गलत बोल सकते हैं। तो वो सब बिल्कुल अमरता की तरफ है, भगवान से भी ऊपर है। अब इंसान है, जैसे मध्य प्रदेश का पेपर बनता है तो वो 15-15 तक गलती निकाल देता है कि 15 क्वेश्चंस में गलती थी, उसमें से 4 जो है गायब किए जाते हैं, इतने में बोनस दिया जाता है, और इन सबको हम डिलीट कर रहे हैं। लेकिन UPSC का 1950 से लेकर आज तक एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। तो मतलब वो कौन, परमपिता परमात्मा ही बना रहे हैं, मतलब कौन हो भाई तुम? तुम्हारी एक भी गलती नहीं होती क्या? ह्यूमन एरर होती ही नहीं है क्या? तो फिर उसको ठीक क्यों नहीं करते? तो ये इसलिए उस परीक्षा को दीजिए और उसको निकालिए तो निकल जाए तो नाचिए, बाकी रोइए मत, क्योंकि उसका कुछ होना जाना कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस कौन निकला है क्या है, न जो निकल गए वो इंटेलिजेंट हैं, ना जो रुक गए हैं वो बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना।
उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, समझिए उसको। ये सब बातें अगर आप उसमें गए परीक्षा देने और आप अगर महसूस करेंगे वहाँ मेंस में बैठ करके, इंटरव्यू में जा करके महसूस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये सब सच कहा जा रहा है। बाहर जो लोगों ने नहीं दिया है वो अगर कमेंट करेंगे तो बोलेंगे ये सब फालतू बात है, इसका मतलब आपको पता नहीं है अभी। आप जाओ टेस्ट करो, उसके बाद बात करो, है ना। तो ये टेस्टेड है, जो हम बता रहे हैं टेस्टेड है। उसके बारे में भ्रम बहुत है, बाहर ऐसा लगा बहुत उसका महिमा मंडन है, वैसा कुछ नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ। खैर, ये क्रिटिसिज्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है ना। वो ये उनके लिए सुख शांति के लिए है ठीक है ना, कि नहीं हमारे साथ साथ और भी कोई मतलब जो है कमेंट करता है, केवल हम ही नहीं करते और भी करते हैं। चलिए, तो एनालिसिस वाली बात पे जोर देते हैं, है ना, ठीक है। तो 20, तो दोष सिद्धि से संरक्षण बोलते हैं ना, दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि कोई इकबालिया बयान जिसको कहते हैं, इकबालिया बयान होता है, या खुद अपना जो है किसी ने कबूल कर लिया पुलिस के पास जो है, तो उसको कोर्ट में वैसे भी नहीं माना जाता, इसलिए नहीं माना जाता, है ना। आर्टिकल 20 उसकी सुरक्षा करता है। और दूसरा क्या है, दोहरा दंड नहीं हो सकता, डबल जेपार्डी, वो उससे मुक्ति देता है, 2 बार आप उसका पनिशमेंट नहीं करवा सकते। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसका ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये नागरिकों के लिए एक ऐसा हथियार है जिससे कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, खास करके पुलिस की मनमानी से रोकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विश्लेषण करने वाला जो है अगला वाला जो आ रहा है 21 जिसमें सबसे ज़्यादा एनालिसिस लगता है, विश्लेषण लगता है। उसका कारण है कि 21 की बहुत विशद व्याख्या है। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। किसी में मना किया गया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, किसी में कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। स्वतंत्रता जो है से वो रोक नहीं सकते किसी में। इसमें आर्टिकल 21 हर चीज़ को एक के साथ दूसरा है, मतलब एक चीज़ जुड़ी हुई है तो उसके साथ, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बात आती कि इनको छूट है, तो उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ डबल मीनिंग वाला है, हर चीज़ डबल मीनिंग का है। राइट टू लाइफ, उसी के अंदर है राइट टू डाई। वहाँ बोलने की स्वतंत्रता है तो उसमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता है तो चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। तो इन मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसका सीधा संबंध जो है 19 का और 21 का डेमोक्रेसी से, सीधा संबंध डेमोक्रेसी से। उनका बाकी चीज़ों का भी डेमोक्रेसी से है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको, जैसे कि आर्टिकल 17 की बात हम कर रहे थे, तो उसमें अलग से कानून लगते हैं, उसके लिए अलग से कानून की आवश्यकता पड़ती है। केवल आर्टिकल 17 पर्याप्त तो नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए अलग से कानून है। लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जो है उसके लिए अलग से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिट राइट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, अंतर्निहित। 21 में इतने सारे इम्प्लिसिट राइट हैं। जो लिखा हुआ राइट टू लाइफ, ये तो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये प्रत्यक्ष रूप से जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। लेकिन उसके अंदर गरिमापूर्ण जीवन जीना किसे कहते हैं, कब कब वो गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा, उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्या क्या आवश्यकताएं, क्या क्या परिस्थितियां होंगी जिसमें वो गरिमापूर्ण जीवन जी पाएगा, ये आपको अंतर्निहित अर्थों को ढूंढना पड़ेगा उसमें कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये कंडीशंस होना ज़रूरी है, ये परिस्थितियां बहुत ज़रूरी हैं। तो वो अंतर्निहित जो चीज़ें हैं वो इम्प्लिसिट राइट्स है, और उसकी सूची बहुत लंबी है, 50 के आसपास होंगे। अगर उसको अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे तो 50 निकलेंगे। तो सबसे पहला तो ये राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई, यहीं से शुरू करते हैं। मरने का अधिकार भी इसी में।
मान लीजिए आपने गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार दिया है और किसी को गरिमापूर्ण जीवन जीने में दिक्कत आ रही है, गरिमापूर्ण जीवन वो जी नहीं पा रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है, जिससे उसकी गरिमा का हनन हो रहा है। मनुष्य होने और पशु होने में जो अंतर है वो गरिमा का अंतर है। पशुओं में गरिमा का भाव नहीं होता, मनुष्य में गरिमा का भाव होता है, डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी। और अगर किसी की जिंदगी जानवर जैसी हो जाए, जानवर से भी बदतर हो जाए, हम बोलते हैं कई बार ये जानवर से भी बदतर है, कुत्ते की मौत मरेगा, कई बार बोलते हैं ना कुत्ते की मौत मरेगा, यानी जानवर की मौत मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तेरे, ऐसी जो लैंग्वेज होती है। तो ये जो स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति कि बहुत ही दुर्गति हो रही है जो शरीर मिला है और जिसको जिंदगी भर सम्मान मिला है और जिंदगी भर इज्जत मिली है, लेकिन अंतिम समय में या कोई ऐसा समय आ गया है कि जिसमें उसकी दुर्गति हो रही है, तो क्या उसको जारी रखना चाहिए? लोग हो सकता है उस पर मीम बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, सोशल मीडिया में फोटो खींच कर डालेंगे, देखो कैसे कुत्ते जैसे मौत मर रहा है, अभी भी इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, कितने पाप किए हैं इसने ज़िंदगी में, इस टाइप के कमेंट कर रहे हैं, या ऐसी स्थितियाँ हो रही है। तो बहुत ही दुर्गति वाली स्थिति में तो ये जो है ये मरने का अधिकार, इसलिए उसमें छुपा हुआ है मरने का अधिकार, क्योंकि उसकी जो मानवीय जीवन की जो दुर्गति है वो कहीं न कहीं, तो क्या इससे आत्महत्या का अधिकार मिल जाएगा? क्या इससे आत्महत्या का? तो ये जो बहस है ये बड़ी शुरू में तो ऐसा लगेगा कि ये थियोलॉजिकल है, थोड़ी सी धार्मिक प्रकृति की है, आध्यात्मिक है, ये ऐसा विषय है, लेकिन ये वाकई में गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसलिए उस स्थिति में नहीं पहुंचे व्यक्ति, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां जिससे व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है, ऐसी स्थिति में पहुंचता है, तो उन सारी परिस्थितियों को ठीक करना है, उन लोगों को ऐसा करने से रोकना है जो उसको इस स्थिति में पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को रोकना है। जैसे किसी आदमी का रोजगार छिन गया और वो पागलपन की स्थिति में पहुंच गया क्योंकि अब परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। तो इसलिए इसमें इम्प्लिसिट राइट है आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि कोई भी व्यक्ति, भारत के किसी भी नागरिक का या किसी भी व्यक्ति का, पर्सन, उसका लाइवलीहुड नहीं छीनेगा, रोजगार नहीं छीन सकता। इसलिए तो किसी आदमी की नौकरी जाते वक्त कोर्ट बहुत ज़्यादा उसको फेवर करता है, खास करके सरकारी नौकरी में तो हर पग पर कोर्ट खड़ा मिलता है आसानी से नौकरी जा नहीं सकती। एक बार नौकरी लग गई किसी आदमी की, तो जब मैं रिज़ाइन देता था तो बहुत दिक्कत आती थी, तो मुझे बोलते थे लोग कि आप जो रिज़ाइन दे रहे हो कितनी दिक्कत आ रही है। मैंने कहा हाँ आ तो रही है। तो बोले नौकरी लगना जितनी मुश्किल है छोड़ना भी उतना ही मुश्किल है, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे कई बार, खास करके लास्ट में जब मुझे इलेक्शन लड़ना था तो मुझे रेजिग्नेशन लेटर के सेंक्शन होने की, उसका लेटर की ज़रूरत थी। अदरवाइज़ तो मैं परवाह नहीं करता था कि क्या हो रहा है मेरे रेजिग्नेशन का, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बाढ़ में जाओ तुम, क्योंकि मैं तो छोड़ आता था और उसकी परवाह भी नहीं करता था। तो वो 2 साल 3 साल, 1-2 तो अभी भी नहीं हुए सेंक्शन, अभी भी मेरी नौकरियां चल रही है। 2-3 नौकरियों में अभी भी नाम आता है ग्रेडेशन लिस्ट वगैरह में कि इनका अब इतने साल हो गए हैं तो अब ये यहाँ पहुँच गए हैं, ये हो गया, जबकि हम तो कहीं पहुँचे, हम तो अपने घर बैठे हैं, लेकिन वो वैसे ही चल रहा है। अब तुम ना करो तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो दे आए थे रेजिग्नेशन उस समय में। तो वो ऐसे चलता रहता था, फिर नई नौकरी में चले जाते थे, दूसरी नौकरी में चले जाते थे, तो ऐसे छोड़ते रहते थे। तो क्योंकि अपना कोचिंग प्यारा था, कोचिंग बहुत अच्छा चलता था, इच्छा नहीं होती थी नौकरी करने की, सुनने की आदत नहीं थी, स्वाभिमान वही डिग्निटी वाला था, राइट टू लाइफ, है ना। तो जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहते थे, तो हम नहीं चाहते थे कि हम सरेंडर करें, झुकें, कमर झुकाएं। सब जगह चमचागिरी, चापलूसी, इसी को अच्छा माना जाता है, उसी का प्रमोशन होता है, उसी को अच्छी पोस्टिंग मिलती है, उसी को अच्छी गाड़ी देंगे, उसी को अच्छा बंगला देंगे। तो वो तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा क्लोज, बॉस के क्लोज रहोगे, चमचागिरी करोगे। तो ये पसंद नहीं था। तो वो बोलते थे कि बहुत दिक्कत आ रही है। लास्ट में भी बहुत दिक्कत आई, हमको जैक लगवाने पड़े, हमारे बहुत सारे दोस्त जो सीनियर पोस्ट पे थे उनसे फ़ोन करवाने पड़े कि इनका रेजिग्नेशन सेंक्शन कर दो, इनको इलेक्शन लड़ना है। तो बहुत दिक्कत हो। कई लोग जो डिप्टी कलेक्टर वगैरह फॉर्म डलना होता है इधर चुनाव का,
और वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, तो उनका उधर वो करते नहीं, सेंक्शन नहीं करते। और जब वो चुनाव का फॉर्म भरने की तारीख निकल जाती, वो एकदम सेंक्शन कर देते, तो आप चुनाव भी नहीं लड़ पाए और नौकरी भी चली गई। तो इस तरह से बदला लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी। तो हम चाहते थे कि ऐसी दुर्गति ना हो कि हमारा रेजिग्नेशन भी सेंक्शन हो जाए और इधर चुनाव भी ना लड़ पाए। तो हमने पहले से ही, चुनाव थे नवंबर में, तो हमने जुलाई में ही अपना रेजिग्नेशन लेके और वो जो 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है वो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो वो सितंबर में सेंक्शन भी हो गया और मिल गया। लेकिन वो लेटर लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको लेटर नहीं दिया, वो कभी अपनी फाइल फाड़ भी दे कि हमने तो अभी सेंक्शन नहीं किया, तो लफड़ा हो जाएगा। तो लेटर आपको जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप उस नौकरी में हो, ठीक है। तो वो प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत चक्कर लगाने पड़े। ऑफिस के चक्कर लगाओ, इसके पास बैठो, उसके पास बैठो, इससे फ़ोन कराओ, उससे फ़ोन कराओ, सर दे दो, लेटर दे दो, मेरी नौकरी मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं करना। बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ से नो ड्यूज़ लेके आओ, कोई बकाया तो नहीं है, आपके बॉस का लिखा हुआ लेके आओ कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर आपका वहीं से आपने कुछ इशू तो नहीं करा रखा है, वहाँ से नो ड्यूज़ लो, उससे लेके आओ, वो करो। तो बहुत झंझट थे। आपका कोई बकाया तो नहीं, शासन का कोई पैसा तो आपने नहीं रख रखा है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई लोन ले रखा है कि इसकी नौकरी चल रही है, उस नौकरी के नाम पे आपने लोन ले लिया है। अब नौकरी तो आपकी गायब हो, तो बैंक से लिखवा के लाओ कि अब पैसा मैं दे दूंगा। अब बैंक अगर नहीं मानता तो उसका पूरा लोन पहले जमा कराओ, बैंक का नो ड्यूज़ लेके आओ। तो बड़ा झंझट होता है, इतना आसान नहीं होता, बहुत झंझट वाले काम है, ठीक है। पहले तो हम परवाह नहीं करते थे, लेकिन आखिरी में बहुत परवाह करनी पड़ी। तो ये जो नौकरी है, ये आपकी जाती नहीं है इतनी आसानी से। इतना सख्त क्यों रखा गया है इसको? ताकि कोई आपकी आजीविका ना छीन सके, लाइवलीहुड ना छीन सके। क्यों है? क्योंकि ये राइट टू लाइफ है। इसका मतलब है कि आप उसकी नौकरी छीन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मरने का सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। उसके परिवार के पास मरने के लिए छोड़ दिया आपने, तो पूरे परिवार की हत्या करने के बराबर है, 302 के बराबर है आईपीसी पुराना, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझते जाइए। इम्प्लिसिट राइट, लंबी लिस्ट जाएगी, उसकी लिस्ट बहुत लंबी जाएगी। मैंने बताया था आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब आया पहली बार तो उसको 21 में स्थान मिला। राइट टू इन्फॉर्मेशन को 21 में स्थान मिला कि किसी भी आदमी को सूचना देने से आप वंचित नहीं कर सकते। जैसे एक आदमी मान लीजिए क्लास में टॉप कर गया या एग्जाम में टॉप कर गया और आपने सूचना नहीं दी या मिस इन्फॉर्मेशन दी या डिस इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और पता चला कि वो अपने आप को फेल मान बैठा क्योंकि वहां रोल नंबर नहीं था या गलत था, तो वो सुसाइड कर सकता है। तो आपने तो मार डाला उसको। एक व्यक्ति गलत इंफॉर्मेशन की वजह से सदमे में आ गया, आपने गलत रिपोर्ट लगा दी कि ब्लड कैंसर है इसको, दूसरे की रिपोर्ट इधर चिपका दी, और वो तो तनाव में आ जाएगा कि मुझे तो ब्लड कैंसर हो गया। उसके बाद हाथ पांव फूल जाएगा, शाम को खाना नहीं खा पाएगा, रात भर नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन से कुछ बीमारियां लग जाएगी। तो ये तो हत्या करने जैसा हो गया। तो गलत सूचना नहीं देना, गलत सूचना देना, ये सब चीजें जो है ये उसकी हत्या करने जैसा है। तो इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को बहुत सख्ती से लिया गया और कहा गया कि उसको सूचना मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही किसी आदमी का लोन सैंक्शन हो गया है, बैंक वाला बता ही नहीं रहा है, ऐसे ही कई लोगों को सब्सिडी यहाँ से सैंक्शन हो जाती है। एक आदमी ने बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट गोडाउन बनाया, यानी कि वेयर हाउस बनाया, और 2 करोड़ रुपए सरकार ने देने के लिए बोला था, कहा था 1 करोड़ आप लगाइए, 2 करोड़ हम देंगे, वेयर हाउस बनाइए 3 करोड़ में। और 1 करोड़ में उसने वेयर हाउस बना दिया, 2 करोड़ किस्त, एक करोड़ की किस्त आने वाली थी। अब यहाँ का क्लर्क जो है उसको रोक के बैठ गया। आपने आरटीआई में मांगा, आप उसने बताया नहीं, जबकि वो सैंक्शन है, यानी अगले महीने बैंक में आने वाला है पैसा। अब उसका वो पैसा मांगता है, आप 5 लाख रुपया दे दो, 10 लाख दे दो, तो वो जारी कर देगा और बैंक में जमा हो जाएगा, अदरवाइज वो लटका के बैठा है। लेकिन आरटीआई में अगर उसने लगाया
कि क्या मेरा पैसा सैंक्शन हो चुका है या पैसा कब तक आएगा, कृपया मुझे बताएं। तो उसे बताना होगा ना कि अगले महीने बैंक में डाला जाएगा। तो आरटीआई समझ में आया ना। और ऐसे तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे कि मैंने 1 करोड़ लगा दिया, मैं पूरा बर्बाद हो गया, गवर्नमेंट पता नहीं देगी कि नहीं। और ऐसे सदमे में उसकी तबीयत खराब हुई, किसी दिन हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो आपने हत्या कर दी। बात समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये जिंदगी में इसलिए उसको बिल्कुल कानून बनाया, राइट। आरटीआई एक्ट, अधिनियम है। आरटीआई कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। और आरटीआई कोई ड्यूटी नहीं है किसी ऑफिसर की कि ये ड्यूटी है, ये कानून है। ड्यूटी तो है लेकिन ये उसका राइट है, और ये कानून के रूप में राइट है। और अगर आपने नहीं दिया तो आपको जेल होगी। मतलब अभी तो खैर कुछ पनिशमेंट होगा 25,000 का, 50,000 का, लेकिन बाद में जाकर के आपको बड़ा दंड भी मिल सकता है। तो आप सूचना को रोक नहीं सकते। तो इतनी गहराई में समझना पड़ता है, जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण से। उसकी गंभीरता बहुत है। कई लोग 21 पढ़ते समय उसकी गंभीरता में नहीं जाते, जबकि गंभीरता में जाइए, तब जाकर लगेगा कि हाँ सूचना रोकना। नहीं तो बोला अच्छा ठीक है। कई लोग ऑफिस वाले भगा देते हैं, नहीं देते, हम नहीं देते, हमारी मर्जी, नहीं देते। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी से काम नहीं चलता। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो, सरकार के कागज की वजह से बैठे हो। एक कागज आया था कि आपको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। अब एक कागज ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ से तुम नहीं रहोगे, मतलब तुम्हारा ट्रांसफर किया जाता है, तुमको सस्पेंड किया जाता है, ऐसा कागज भी आ सकता है। उसको समझाइए कि तुम यहाँ कागज की वजह से हो, और कागज बदल भी सकता है, ठीक है ना। और वो ऐसे कारनामों से बदलता है। यहाँ पब्लिक की सर्विस के लिए हो, पब्लिक की सेवा के लिए हो, अपनी मर्जी से नहीं हो। क्योंकि जिस दिन 11 बजे आपको पोस्टमैन ने कागज दिया था, उससे पहले आप कुछ नहीं थे, और उसके बाद आप एक पद पे स्थापित हो गए। और ये जो सारा पावर वगैरह सब कागज का है। और अभी भी 11 बजे कल से जो है कोई लेटर आ जाएगा, तो उसके बाद आप मोहल्ले में ही घूमते फिरोगे, यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं होगी। अपने घर के आसपास ही चक्कर लगाते रहो, फिर से बेरोजगार हो, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस जिसमें आ जाएगा वो आरटीआई का सीधा यूज कर पाएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ऑफिस में आपको लगता है कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, एक आरटीआई की एप्लीकेशन डाल के है। और मैंने तो बताया भी था कि क्या डालना है। उस ऑफिस को एप्लीकेशन ये दीजिए कि आपके ऑफिस के बारे में मुझे जानकारी चाहिए कि इस ऑफिस के कितने कितने लोग हैं और उनकी क्या क्या तनख्वाह है। एक दूसरी जानकारी मुझे चाहिए कि इस ऑफिस के लोगों की जो अचल संपत्ति है वो क्या है, यानी किसके पास कितना मकान है, कितना खेत है, इसकी जानकारी चाहिए। एक दूसरा मुझे जानकारी चाहिए, तीसरी कि इस ऑफिस के अंदर जितने कर्मचारी हैं, ऑफिसर और अधिकारी और कर्मचारी, उनमें से किन किन के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, कोर्ट में किसके किसके ऊपर क्या क्या केस चल रहे हैं, उन सब की सारी केसेस की जानकारी चाहिए। एक दूसरी चीज़ है कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्यालय में, इस कार्यालय में जांचें चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक दूसरा, कितने लोग जो हैं इस कार्यालय के जिनके ऊपर जांच चली और उन्हें जो है निर्दोष पा करके मुक्त कर दिया गया है उनकी जांचों में, वो सारी जानकारी चाहिए। एक फिर जो लोगों के न्यायालय में केस चल रहे हैं उनमें से कितने लोगों के केस उनके फेवर में गए, सरकार के विरुद्ध गए, वो हमें चाहिए। ये कितनी खतरनाक जानकारी है, ये मैं बता रहा हूं। आप किसी भी कार्यालय को हिला सकते हैं, किसी भी कार्यालय को, ये 7-8 पॉइंट किसी भी कार्यालय की बैंड बजा देगा। उसके बाद जो हड़कंप मचेगा ना वहाँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है 30 दिन के आपके पास आपको देनी है, और 1,500, 2,000, 5,000 जो भी फोटोकॉपी का पैसा लगेगा आप लेके जाइए। जिस दिन आपकी पेशी होगी बुलाएंगे कि आपकी जानकारी तैयार है, ले जाइए। तो बोल दीजिए एक सीडी में दे दीजिए, पेन ड्राइव लाया हूँ, और एक हार्ड कॉपी दे दीजिए। और हार्ड कॉपी के 5,500 रुपये फ़ोटो लगेगी, फोटोकॉपी लगेगी। हमने एक बार 5 लाख रुपया भी दिया, क्योंकि एक कार्यालय को जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने कहा इतनी फोटोकॉपी है कि आप परेशान हो जाएंगे। हमने कहा कितनी होगी, बोले 5 लाख रुपए लगे। हमने कहा ये लो 5 लाख, 2 इन्फॉर्मेशन सारी, 5 लाख रुपए की फोटोकॉपी ली, ठीक है ना। तो वो हिम्मत रखना पड़ती है, फिर बाद में अगर किसी दिन फिर वो नौबत आ जाएगी तो वो भी उसके लिए तैयार रही है।
तो उतनी इंफॉर्मेशन मांगिए जितना आपके पास पैसा है, और फिर देखिए, फिर आप कर सकते हैं कि ये आदमी आज भी अपराधी है, इसके ऊपर ये भी है, तो ये इस जांच में निर्दोष कैसे पाया गया। और फिर उसका ये भी मांगिए कि जिनमें ये न्याय ये जो लोग हैं जो निर्दोष पाए गए हैं, उस समय सरकारी वकील कौन था, क्योंकि उसने सेटिंग की होगी। उस समय सरकार की तरफ से वकील कौन था, उसका नाम दीजिए। जरूर जो है कहीं ना कहीं सेटिंग हुई होगी। फिर उस सरकारी वकील का रिकॉर्ड देखो कि वो सरकारी वकील सरकार की तरफ से जो जितने भी केस लड़ता है इस डिपार्टमेंट के, वो कितने प्रतिशत सक्सेस रेट है उसका। 95% केस वो हारता क्यों है, इसका मतलब पैसे लेके हारता है। ठीक है, तो वो वकील भी दायरे में आएगा कि इनको बरी कैसे करा गया हो। इतनी बस यही है कि आपके पास दिमाग चलना चाहिए। अगर आपका दिमाग चल गया तो टूल्स तो ऐसे हैं कि सिस्टम को पूरे को सिस्टम को हिला देंगे। सिस्टम पूरा खोखला है। और ये जो राइट टू लाइफ है, ये जो आर्टिकल 21 है, ये आपको बहुत, आप किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आर्टिकल इस हद तक पावरफुल है और इस हद तक आपको ताकत देता है। तो केवल फंडामेंटल राइट्स कोई बहुत अच्छे से पढ़ ले तो वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करेगा। अदरवाइज तो आदमी खोखला है, उसको लगेगा क्या रखा है, हमको क्या करना है। ठीक है, ये अधिकांश जो मैं इसमें डिस्कस करता हूं वो पर्यावरण से जुड़े हुए राइट्स हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए राइट्स हैं। कई बार आप देखोगे कि आपकी एग्जाम है और पड़ोस में जो है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या डीजे बज रहा है या कुछ भी, आप कुछ भी बंद करा सकते हैं। अभी मैंने कल परसों सुना था, 3-4 दिन पहले ही सुना था कि वो डीजे बजने से दूल्हे की मौत हो गई। सोशल मीडिया पे था, दूल्हा मर गया। डीजे के पास से आप कभी गुजरिए, आप पूरे हिल जाएंगे अंदर से बाहर तक। और अगर आपके अंदर कोई डेलिकेट है, कुछ स्थिति मतलब बिल्कुल किनारे पे है, तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। दिल के कमज़ोर लोग, ब्रेन के कमज़ोर लोग, उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो बीमार आदमी, बहुत बुजुर्ग आदमी अगर डीजे के पास से गुजरेगा तो क्या होगा उसका। तो कई लोगों के डीजे वाले जो लोग निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि खिड़कियां जो है, दरवाजे खिड़कियां सब बजने लगते हैं। तो जो लोहे की, लकड़ी की, सीमेंट की चीज़ें हैं वो वाइब्रेट करने लगती है। तो ये तो शरीर है, ये तो हड्डी और स्किन और मांस, ये कितना शेकिंग करे, इसकी क्या हालत होती होगी। और ऐसा अगर आए दिन होता रहता है और आपके घर के आसपास आए दिन ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो फिर तो आपका तो मन, तो इसीलिए तो राइट टू लाइफ है वो। ध्वनि प्रदूषण से बचना, वायु प्रदूषण से बचना, जल प्रदूषण से बचना। तो प्रदूषण से बचने का फंडामेंटल राइट है। आपको कोई प्रदूषित अवस्था में नहीं रख सकता, और वो भी अपनी इनकम के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। अगर कोई आदमी फैक्ट्री चला रहा है और पीने के पानी में यदि जहर मिला रहा है, खाने पीने की चीज़ों में जहर मिला रहा है, पेस्टिसाइड ज़्यादा मिला रहा है, तो ये सब राइट टू लाइफ के खिलाफ है ना। ऐसा वो नहीं कर सकता। प्रदूषित चीज़ें आपको नहीं खिला, कंटामिनेटेड चीज़ें आपको नहीं खिला सकता। नाला जो है वो पीने के पानी के पास से गुजर रहा है, वो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही आदमी अमीर बना जा रहा है, बाकी लोगों को तो जहर पिला रहा है, हवा में जो जहर छोड़ रहा है। ठीक है, इसलिए दिल्ली को साफ सुथरा रखने में एमसी मेहता और 1-2 लोग और हैं एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने खूब सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाया और जनहित याचिकाएं लगा के उन्होंने दिल्ली का पर्यावरण ठीक रखने में बहुत मदद की। सारी जो भारी उद्योग थे, हैवी इंडस्ट्रीज थी, ज़्यादा धुएं निकलने वाली जितनी इंडस्ट्रीज थी, उन सब को उन्होंने दिल्ली से बाहर किया। पेड़ जो कटने वाले थे बहुत सारे, उनको कटने से रोका। NGT आया था, NGT बहुत अच्छी संस्था थी, लेकिन वो अभी उतना काम नहीं कर रही। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसी के लिए बना था, ताकि वो जो केस है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत डिले होता है, NGT में, ट्रिब्यूनल में जा करके जल्दी जल्दी फैसले हों। तो ये मानव जीवन की गरिमा से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन लेने के बराबर है यदि आप प्रदूषित अवस्था में रखते हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। उसको उसी गंभीरता के साथ जब आप लिखेंगे तो राइट टू लाइफ में वो चीज़ें आएंगी। सोने का अधिकार,
किसी को भी नींद से आप वंचित नहीं कर सकते, है ना। इसलिए 8 घंटे से ज़्यादा काम करना जो है अमानवीय माना जाता है ना, इनह्यूमन कंडीशन है। सोने का अधिकार, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक राइट है। शादी करने का अधिकार, इसीलिए LGBT आया था उसमें। LGBT इसी का पार्ट था, LGBTQ वाला जो था वो इसी का पार्ट था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसा है? फंडामेंटल राइट है। तो मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल मोरालिटी तो अलाउ नहीं करती। सोशल मोरालिटी तो बोलती है कि नहीं, गे कैसे रहेंगे, लेस्बियन कैसे रहेंगे, लड़के लड़की कैसे शादी कर सकती है। लेकिन सोशल मोरालिटी के ऊपर तवज्जो किसको देता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, वो अपनी संवैधानिक नैतिकता, क्योंकि उसमें वो नागरिक को देता है, समाज को नहीं देता। समाज को कोई अधिकार नहीं है, धर्म को कोई अधिकार नहीं है, नागरिक को अधिकार है। नागरिक इकाई है, यूनिट है, तो नागरिक ऊपर है और नागरिक होने के नाते उसको ये अधिकार मिले हुए हैं। तो इसलिए वो जो सारा बोलने की स्वतंत्रता, न बोलने की स्वतंत्रता इसमें भी आएगी, 21 में भी, ठीक है, इसका भी पार्ट रहेगा वो ठीक है, वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली बात हम लोग वहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आएगी। इसी तरह से गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, बहुत ही बड़ा अधिकार, पट्टा स्वामी के, इन सब के केसेस भी लिखिएगा। और बहुत सारे राइट ऐसे हैं जो, जैसे सूचना का अधिकार है, जिसके लिए RTI बनाया गया। सरकार अलग से अधिकार को कानून बना करके भी उसको सुरक्षित करती है, जैसे कि RTI का कानून बना करके सुरक्षित किया, ठीक है ना। ऐसे ही रोजगार के अधिकार को मनरेगा बना करके किया कि लाइवलीहुड देने के लिए 100 दिन का रोजगार तो कम से कम देंगे। और ये रोजगार अकुशल श्रमिकों को भी मिलेगा, अकुशल लोगों को भी मिलेगा, जिनमें कोई स्किल नहीं है वो भी। तो इसके लिए मनरेगा में जो है काम कराया जाता है वो स्किल्ड वर्क नहीं होता कि उसके लिए कोई कुशलता या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की ज़रूरत है या किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंसान होने के नाते वो वाला काम कर सकता है, वो उसका इंसान होना ही पर्याप्त है। सिर्फ वो मनुष्य है इसलिए वो काम करने में सक्षम है। तो मनरेगा में ऐसा काम दिया जाएगा जो बिना कौशल वाला है, बिना कुशलता वाला है। इसलिए वो गड्ढे खोदना, कई बोलते हैं ये गड्ढे खुदवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो काम कोई भी कर सकता है, इसलिए वो करवाता है। फिर उसमें कारपेंटरी वाला काम कर दें, टेबल बनाना है, कुर्सी, तो वो काम तो हर कोई नहीं कर पाएगा। वो काम अगर आप करवाना चाहें तो वो तो नहीं कर सकता है ना, कि पंचायत के लिए जो है सबकी कुर्सियां बना दे, तो हर कोई व्यक्ति नहीं, कारपेंटर होगा वो बना देगा। लेकिन अकुशल इसलिए ताकि किसी आदमी में कुशलता नहीं है, मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई स्किल नहीं है, तो उसे मरना ना पड़े, भूखों ना मरना पड़े। और भूखों ना मरना पड़े इसके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट, FSA वाला फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके लिए फिर अलग से कानून बना। भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, उसको बोलेंगे राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। तो ये अब आप सोचिए इम्प्लिसिट राइट की लिस्ट कितनी लंबी है। तो भोजन का अधिकार दिया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, भोजन का अधिकार देने से बात क्या, ये तो आदमी को पता है, नागरिक को पता है कि मुझे भोजन का अधिकार है और मुझे भोजन मिलना ही चाहिए। मान लीजिए नहीं मिला तो, इसलिए अभी अगर भूख से कोई मरता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको जेल होगी, कलेक्टर को जेल होगी कि उसके जिले में एक व्यक्ति भूख से मर गया। इसलिए भूख से मरना बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती है कि आप उसको खाना दोगे, उसके तहत वो खाना मिल रहा है। राइट टू फूड, राइट टू फूड मामूली बात नहीं है, राइट टू फूड एक्ट है, भोजन का अधिकार कानून है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा कानून है और उसकी कठोर शर्तें हैं जिसके तहत सरकार को खाना देना पड़ता है। खाना देना ही होगा, उसको मरने नहीं दे सकते आप, कुपोषित नहीं होने दे सकते, अदरवाइज फिर वो मर जाएगा मेल न्यूट्रिशन से। इसलिए कई बार दिया जाता है कि पोषण दिया जा रहा है, फलाना योजना है इसके तहत ये दिया जा रहा है, तो ये सब उसका पार्ट है। जैसे UBI भी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी उसी का पार्ट है वो उसी का पार्ट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन,
एक बहुत बड़ा निकल करके आया था, RTE, राइट टू एजुकेशन। देखिए, ये हमने जो मानव समाज का विकास हुआ है, मानवीय विकास जो हुआ है, समाज का विकास हुआ है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये सब हम चीज़ें ऐड करते गए हैं, जोड़ते गए हैं, ये सब चीज़ें जुड़ती गई है, ठीक है ना। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और वो इस रूप में आते हैं कि जो मैंने आपको पहले एक नियो लिबरलिज्म का कंसेप्ट बताया था कि पूरी दुनिया में नियो लिबरलिज्म का एक कंसेप्ट है, खास करके भारत सरकार में जो अभी वर्तमान सरकार है, ये नियो लिबरल टाइप की सरकार है, जो काउंट कराती है कि ये हमने आपको दिया है, ये हम आपको दे रहे हैं। और जो लिबरल सरकार होती है वो ये कहती है कि आपका अधिकार है कि आप ये प्राप्त कर पा रहे हैं। दो तरह की चीज है, एक में कृपा के रूप में होता है, नियो लिबरल में वो उसको कृपा की तरह दिखाता है कि आपके ऊपर कृपा की जा रही है और ये हम कर रहे हैं, और देखा जाए तो वो एक तरह से तुम लायक नहीं हो फिर भी तुमको दे रहे हैं, वो वाला भाव होता है। और वो जो वस्तु है या प्रोडक्ट है या कोई भी सेवा है, उसका प्रचार किया जाता है कि ये तुमको दी गई है और देखो दे रहे हैं, उसमें फोटोग्राफ हैं, नारे हैं, नाम है। तो क्या ये आपने कमा करके दी है? क्या ये आपका था, उसमें से आपने दिया है? ये आया कहां से? तो फिर आप कैसे हो सकते हैं देना? हम संविधान में लिखते हैं कि हमने आत्मार्पित किया है, भारत के नागरिक ये कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम खुद को अर्पित कर रहे हैं। तो ये कोई किसी को दे नहीं रहा है। यही लैंग्वेज सिखाती है, नियो लिबरलिज्म से दूर ले जाती है। आर्टिकल 21 जो है इस लैंग्वेज पे जोर देता है कि ये उस नागरिक का अधिकार है। तो सिविल सर्वेंट जब तैयारी करते हैं तो उनका नजरिया दूसरा होता है, इसलिए वो फोटो वोटो खिंचाना या सर्टिफिकेट देना, या वो तो जब मैंने पहली बार प्री मेंस इंटरव्यू वो कुछ जब निकलते थे तो हमको वो पैसे मिलते थे, उसके सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैसे मिलते थे। तो कलेक्टर ने कहा कि उस तारीख को आपको चेक दिया जाएगा, आप आ जाना, आपको 1.5 लाख रुपए का चेक मिलेगा। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तो जो मिनिस्टर थे उनके हाथ से चेक दिलवाया गया। तो प्रमोट ही था, आईएएस जो था कलेक्टर, वो प्रमोट ही था, यानी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सर्विस से निकला, बाद में प्रमोशन से वो किया। तो जब मैं मंत्री के पास चेक लेने के लिए पहुंचा, 22 साल का था मैं, तो चेक लेने के लिए पहुंचा, तो 22 या 23 का रहूँगा। तो मैं चेक लेने के लिए पहुंचा तो कलेक्टर मुझे बोलता है कि इनके पैर छुओ। मैंने चेक लिया, नमस्कार किया मंत्री को और उससे चेक लिया। तो कलेक्टर मुझसे बोलता है कि इसके पैर छुओ। तो मैंने पैर नहीं छुए, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ। तो मैंने कहा अभी मुझे कुछ बोलना है यहाँ पे माइक में? बोले हाँ, आप बताइए ना अपना अनुभव कि आपने कैसे तैयारी की और दूसरे बच्चे भी प्रेरित होंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो ये आदमी अनपढ़ है, ये कलेक्टर होकर के पागल आदमी है। मैंने कहा इसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, इसने ये नहीं पढ़ा, ये जो है ये मेरा राइट है और ये इसकी कृपा से, ये मंत्री जी हैं, ये इनकी ड्यूटी है। और पहली बात तो ये इनके हाथ से देने का भी नहीं था, ये मेरे घर आना चाहिए था पोस्ट से। ऐसे सभा में क्या क्या दिखाना चाहते हो? मतलब हम भिखमंगे हैं, तुम पैसा दे रहे हो? मैंने कहा ये सरकारी सहायता। वो थोड़ा मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया, लेकिन अपना पूरा मैंने जो है उसको, मैंने कहा पागल आदमी, इसने पढ़ा लिखा होता 21 में आर्टिकल 21 ये वो ह्यूमन राइट, ये जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े होते तो ये हरकतें नहीं करता। वो पूरा बबूला हो रहा, ये हो रहा। मैंने कहा उछलो नहीं, चुपचाप बैठो, मैंने पढ़ाई लिखाई की नहीं। तो कुछ उसको पूरा अच्छा झाड़ दिया, उसको बिठा दिया, हालत खराब हो गई उसकी। तो ये जो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यही मैं कह रहा था, नियो लिबरल वो चीज, वो आपका राइट है, वो शासन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी दे रही है, वो गवर्नमेंट है, जनता को अर्पित कर रही है। तुम कौन हो भाई? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम हो कौन? तुम्हारी क्या औकात है? कई बार 5वीं पास भी नहीं होता वो मंत्री, वो कैसे दे सकता है? उसके खुद के ठिकाने नहीं, अभी हार जाए चुनाव तो
कैसे कैसे उसको आता नहीं, उसको गायत्री मंत्र नहीं आता, उसको सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र नहीं आता, उसको ना तो हिंदुत्व का कोई नॉलेज है, ना उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नॉलेज है, किसी टाइप का नॉलेज नहीं है। चाहे तुमने किसी भी नाम से वोट खाए हो, किसी चीज का नाम अकल नहीं है तुमको। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। ये वाला कॉन्फिडेंस तो लेके आना पड़ता है। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद भी ना आया तो फिर तो कोई मतलब नहीं। तो ढेरों लोग जो है, अब आप सोचें कितने लोग पढ़ाई के साथ साथ एक वो विश्वास, आत्मविश्वास और वो सारी चीजें लेके आ पाते होंगे। बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें तो विकसित कीजिए, ठीक है ना, ये आपका अधिकार है। और ये चीज जो है सबसे ज्यादा एहसास कराई जाती है अमेरिका में, और उनको प्रैक्टिस करते करते भी इतने साल हो गए 200 से ज्यादा साल हो गए। तो उनके वो ब्लड में, जीन्स में चली गई है। तो वहां का प्रत्येक आदमी इसी कॉन्फिडेंस में रहता है, उसको बहुत ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो और क्या क्या हो सकता है, टेलीफोन टेपिंग के अगेंस्ट, निजता का अधिकार जो मैं बता रहा था, राइट टू प्राइवेसी, बहुत ज्यादा है। पट्टा स्वामी वाला केस, तो इसलिए अभी भी आता है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे और आप नए तौर पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को। तो अब तो वो ECI वाला जो है आपको तभी वो करता है जब आप अपना आधार नंबर भी डालो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि इलेक्शन कमीशन को आधार नंबर देना जरूरी नहीं है। क्यों चाहिए उसको आधार नंबर, क्यों चाहिए ये डेटा इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन का तो वो कार्ड है, ठीक है, और एपिक कार्ड है, उससे वोट हो जाएगा। आप एपिक कार्ड जारी करो। तो सरकार कई जगह पर अनावश्यक जो डेटा मांगती है, तो क्या उस डेटा की सुरक्षा की कोई गारंटी है? तो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी हो गया है, लेकिन आधा अधूरा है, अभी भी कचरा है वो बिल, उतना अच्छा कानून नहीं है। क्योंकि डेटा इज न्यू ऑयल हम बोलते हैं, डेटा नए जमाने का जो है करेंसी है, डेटा नए जमाने का ऑयल है, डेटा नए जमाने की इकोनॉमी है। तो डेटा इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी है आज की तारीख में। डेटा बिकता है, डेटा से पैसा बनाया जा सकता है। तो तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, आप देखोगे उनमें बहुत भारी मात्रा में डेटा लिया जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, निजी इंफॉर्मेशन। तो क्या ये देना जरूरी है? क्या देना चाहिए? चाइना जैसे देश में तो वो ले ली जाती है और आपको देना ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी सिस्टम है। बट इंडिया जैसे देश में भी क्या जरूरी? लेकिन संसद में बहस ही नहीं हुई इन सब चीज़ों पे, क्योंकि संसद चलती नहीं है और वो कानून पास हो गए। और आधार का भी पास हो गया और इसको उससे लिंक करेंगे। चलो ठीक है, बैंकिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो बैंक से तो लिंक करना ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स का मामला बनता है, तो पेन और आधार का लिंक करना भी ठीक है। और बैंक वाला मांगता है, पेन भी मांगता है, आधार भी मांगता है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन बाकी एजेंसीज भी मांगती हैं, तो क्या वहां पे भी जरूरी है? आपका मोबाइल नंबर चला गया, आपका नाम चला गया, आपका आधार चला गया, और ये जब सरकार के पास चला गया तो क्या सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार के पास गया तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है वो तो वो डेटा बहुत आसानी से हासिल कर पाएगी। और अगर ये डेटा हासिल कर लिया तो उस डेटा का क्या होगा कि आपका वोटिंग बिहेवियर वो ट्रैक कर सकते हैं। आपका सोशल मीडिया चेक करके आखिर आप किसे सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार के वीडियो लाइक करते हैं। फिर आप किसी नौकरी के लिए जब आवेदन करते हैं तब आपके इंटरव्यू के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है। मान लीजिए आज 60 लोगों के इंटरव्यू हैं, तो 60 लोगों का डेटा चेक कर लिया जाए, सोशल मीडिया चेक कर लिया जाए, ये किसके फॉलोअर हैं, किस प्रकार की मेंटेलिटी है, पॉलिटिकल जो इंक्लाइन वो किधर है, हाँ टिल्ट किधर है, तो आप आसानी से जो है पता कर सकते हैं। और ये बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि अगर आप अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी रिवील करते हैं और अगर आप विपक्ष या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी की तरफ नहीं है और उन लोगों को रूलिंग पार्टी नहीं अपॉइंट किया, तब दिक्कत हो सकती है। तो ये राइट टू प्राइवेसी जो है ना, ये बहुत लंबा जाएगा, और यही राइट टू लाइफ का पार्ट है। प्राइवेसी आपने बाहर कर दिया, प्राइवेसी से बाहर कर दिया मतलब उसकी जिंदगी छीन लेने के बराबर है, ठीक है ना।
उसको आजीविका से वंचित कर देने के बराबर है, उसको सारे अधिकारों से वंचित कर देने के बराबर है। और कई जगह पर आपको आसानी से पुलिस वाले और तमाम एजेंसियां जो है वो ट्रैक करके एनएसए लगा सकते हैं और बड़े खतरनाक कानून लगा करके आपको जेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्रिवेसी में जाइएगा। पट्टा स्वामी केस की और को जो केस की हियरिंग हुई थी और उसके बाद जो फैसला हुआ था, बड़ा लैंडमार्क डिसीजन था वो, ठीक है ना, उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा। उन्होंने कहा था कि ये जो है ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 के तहत है, जीवन जीने के अधिकार के तहत है राइट टू प्रिवेसी, ये कोई मामूली अधिकार नहीं है। तो आज थोड़ा सा राइट टू प्रिवेसी के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट नहीं, अच्छा बनाइए, 150 वर्ड वाला बनाइए, राइट टू प्रिवेसी। और ये जितने भी मैंने राइट बताया ना, इनके साथ आप केसेस लिखिए। केसेस लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सबके साथ केसेस जुड़े हुए हैं और किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक है, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सूचना निकली है ना, आप देख रहे हैं बड़ा सा हंगामा सा मचा हुआ है, बट ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस हद तक जाएगा। तो संविधान की जो कस्टोडियन की बात आती है ना, कस्टोडियन ऑफ, एक तरह से कस्टडी दी हुई है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को दी हुई है वो। इसीलिए देखिए, संविधान तो एक डॉक्यूमेंट है, निर्जीव है, डॉक्यूमेंट तो उठ के बोलता नहीं, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से देश चलना है, सरकारें चलनी है, सबको बिहेवियर करना है। कोई व्यक्ति किसी से ऊपर नहीं हो सकता, कोई नेता किसी से ऊपर नहीं हो सकता, कोई पार्टी नागरिकों से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि हमने चुना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो उसमें जनता काफ़ी पावरफुल होती है। सॉवरेंटी किस में है, लोगों में है, सॉवरेंटी लोगों में है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो ये केवल पार्लियामेंट से मतलब नहीं है उसका मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट से भी है। अर्बन और लोकल बॉडीज भी हमारी लगभग उसी फॉर्म में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विधानसभा में भी है, जबकि वो असेंबली बोलते हैं, पार्लियामेंट नहीं बोलते, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, और उसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड, और गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होना चाहिए, गवर्नेंस ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो यही भाव आता है। तो ये इन्हीं फंडामेंटल्स राइट्स के माध्यम से निकल करके आता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ख्याल कौन रखेगा, कोर्ट रखेगा, सुप्रीम कोर्ट रखेगा। इसलिए उसको कस्टडी दी गई है, वो व्याख्या करेगा, समय समय पे संविधान की व्याख्या करेगा, सरकार के कामों की व्याख्या करेगा, सरकार ने ये जो किया है वो ठीक नहीं किया है। देखिए, एक मनुष्य, 2 मनुष्य, 3 मनुष्य, 15 मनुष्य, ये जो लोग हैं 10, 15 लोग, 20 लोग, ये ही सही हैं और बाकी 140 करोड़ लोग गलत हैं। ये जो 15 लोग सोचते हैं यही सही सोचते हैं, बाकी लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। तो ये कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा? दरअसल संविधान को, सरकार को अपने 10-15 लोगों के बारे में सोचना है। सरकार नेताओं के बारे में सोचती है, पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर्स के बारे में सोचती है। संविधान 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए सोचता है और सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से व्याख्या करता है। संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है, उनके लिए और उनका है, और उनके द्वारा बनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को जो व्याख्या करनी है वो 140 करोड़ के हिसाब से करनी है, पर 10-15 लोगों के हिसाब से नहीं करनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी, एक और चीज है कि जो 10-15 लोग सरकार में होते हैं या 10-15 लोग पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और उनकी सरकार होती है, तब चूंकि वो एग्जीक्यूटिव है इसलिए सारे पावर उनके पास है, सारे पावर उनके पास है, क्योंकि सेना उनके पास है, पुलिस उनके पास है, एजेंसीज उनके पास है, और अभी की स्थिति में तो ईडी, सीबीआई और ये सारी चीजें उनके पास है। तो ये सब पावर के रूप में उनके पास है, उनके एक इशारे पे वो दौड़ पड़ेंगे। तो हमेशा जो संविधान है
और सुप्रीम कोर्ट है वो कमजोर की तरफ होता है, पावरफुल की तरफ नहीं, ध्यान रखिए। कस्टडी की जरूरत किसको पड़ती है, यानी कि देखा जाए तो मदद की जरूरत किसको पड़ती है, कमजोर को। हाथ किसकी तरफ बढ़ाना होता है, कमजोर की तरफ। कई लोग बोलते हैं ये सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, ये सरकार के खिलाफ है, सरकार को नीचा दिखा रहा है। ऐसा नहीं है। ये उनके लिए है, संविधान किसके लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए है। 140 करोड़ लोगों में न्याय का वितरण हो सके और समान रूप से हो सके, सब लोगों को समान रूप से न्याय मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। फिर आप कहेंगे वो है तो वो नागरिक के रूप में उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। फिर नेता के रूप में उसको नहीं, नेता तो व्यवस्था है, टूल है। नेता और व्यवस्था तो ये तो टूल है, आप साधन है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सर्विस इंपॉर्टेंट है। आपको हायर किया गया एक तरह से बाय इलेक्शन, सिविल सर्वेंट को बाय सिलेक्शन। हमको सिविल सर्वेंट बनाने के लिए थोड़ी योग्यता की जरूरत थी, तो हमने टेस्ट किया, ग्रेजुएट्स लोगों में हमने कंपटीशन कराया और कहा कि जो ज्यादा नंबर लेके आएगा वो हमारे यहां सेवा करेगा, सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज। दूसरे जो लोग हैं कानून बनाने वाले, उसमें हमने कहा नहीं, हमको केवल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, तो उसमें हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखी, तो उसके लिए लिखा पॉपुलर जो होगा, पॉपुलैरिटी के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर। तो जो बहुमत लेकर के आएगा हम उसको वहां कानून बनाने के लिए रख लेंगे। और चूंकि उसमें अकल कम है और नॉलेज भी कम है और मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला है, इसलिए उसकी सहायता के लिए ब्यूरोक्रेसी, कानून का ड्राफ्टिंग वो करेगा, लैंग्वेज वो बनाएगा, तुम बस हाथ खड़े कर देना, ध्वनि मत से हो कर देना, हो जाएगा, बस वो उसी के लिए है। ऐसे हम बोले नहीं उसकी इज्जत, उसकी गरिमा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई गरिमा नहीं है उसकी, वो टूल है। इंसान के नाते गरिमा है उसकी, नागरिक होने के नाते उसके अधिकार हैं, और कुछ विशेषाधिकार है वह कानून बनाते समय बोलने के, ताकि गलत कानून ना बन सके। उसकी मंशा, वो जिन लोगों का रिप्रेजेंट करता है वो मंशा वहां व्यक्त कर सके और अच्छे से कर सके, कोई दबाव ना हो, इसलिए इस प्रिविलेज है। जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, वो इसलिए है। बाकी उसको ठेस पहुंचेगा तो अब ऐसे नहीं होता। मान लीजिए कोई आदमी आपके घर में सफाई कर्मचारी है और वो झाड़ू निकाल के चला गया और पीछे कचरा बचा रह गया, और आपने जाकर के क्वेश्चन कर दिया, भैया ये क्या है, तुम कैसे झाड़ू निकाल रहे हो, ये पीछे देखो कचरा बचा हुआ है। कल से आपके घर पे कोई और काम करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए, पेंट करने के लिए किसी आदमी को ले आए, पेंट आपका लगा हुआ है, बहुत महंगा है, ब्रश वो कर रहा है सब, लेकिन ठीक से नहीं कर पाया, कुछ हिस्सा छूट गया, भाई ये कैसे पेंटिंग कर रहे हो, ठीक से करो, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं उसको सुविधाएं दे रहे हैं, जनता पे कर रही है। आम जनता कभी हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में नहीं बैठते, लेकिन वो लोग बैठते हैं क्योंकि उनके बिहाफ पे बैठते हैं, जनता के पैसे से बैठते हैं। बड़े से मकान में रहते हैं, बंगले में, 5 एकड़ के बंगले में रहते हैं, कई लोग 2 BHK में रहते हैं, वो 5 एकड़ में रहता है, और उसके खरोच भी ना आ पाए इसलिए उसको इतने अंगरक्षक मिले हुए हैं। 15-20 लोग रात दिन उसके खाने पीने की सेवा में लगे हुए हैं, 40-50 लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। किस मामले में? क्योंकि वो कानून बनवाएगा, सुविधाएं अरेंज करेगा। तो आप उसको टोकोगे तो ऐसे हम बोलेंगे नहीं, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी और उस आदमी को बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? फिर तो काम खराब हो जाएगा सारा। उसको हायर किया हुआ है, उसको बोलना पड़ेगा, वो बोलने के लिए ही है। अब कोई आदमी मान लीजिए मजदूर करके लेके आया और क्या उसको कहीं बिठा करके उसका पूजा पाठ करेगा कि उससे काम कराएगा? मजदूर जब आप हायर करके लेके आते हो तो उससे काम लिया जाता है। और आपने आवेदन दिया था, आपने उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भरा था और शपथ लेते कि मैं ये करूंगा। ये कोई आपको घर बुलाने के लिए नहीं गए थे कि आप ही को चलना होगा। बहुत लंबा कंपटीशन था। आप बल्कि सेवा करने के लिए कई लोगों को दांव पैंच लगा करके, मात दे करके वहां पहुंचे हो। कई लोगों को लाते मारी है, कई लोगों को आपने धक्का दिया है कि नहीं सेवा मैं करूंगा, झाड़ू मैं निकालूंगा, सफाई मैं करूंगा, पेंट मैं करूंगा,
मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं सबसे बढ़िया दावेदार हूँ। आपने विश्वास दिलाया, जनता ने विश्वास किया कि हाँ आप बहुत अच्छा करते हैं, और अगर आप अब ठीक नहीं कर रहे तो आपको कुछ बोल नहीं सकते। अरे और लाइन लगी हुई है, वो और बहुत अच्छा करते हैं, उनको भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये इतना इस लेवल पे समझ आती है कि उसका क्या है। तो ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। और ये आपको पावरफुल कब बनाती है? जब हम अधिकारों पर विश्वास करते हैं। अदरवाइज हम खुद ही कमजोर महसूस करने लगते हैं कि इसको बोलना है कि नहीं बोलना है। ये बहुत नाजुक क्षण है, इसको बोला और कभी ये बिदक गया तो इसको बोला, और कभी पुलिस हमको आपके घर पे कोई नौकर आया है और अगर वो सफाई ठीक से करे, उसके लिए आपको डर ही लगने लग जाए कि मोहल्ले की पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी, थाने में से लोग आएंगे और मुझे जेल में डाल देंगे, मैंने इसे बोल दिया। तो आप तो चेंज कर दोगे ना, अगर वो ठीक से नहीं करेगा तो आप चेंज कर दोगे उसको। तो डेमोक्रेसी में जब तक ये भाव नहीं आता, ये भाव लाने के लिए, अच्छा ये सारे अधिकार जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आदमी महसूस करने के लिए, आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप में से भी कई लोग जो है इसको शायद उस डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए ढेरों लोग जो है वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, मामूली चीज़ पे गिड़गिड़ाने लगते हैं, जबकि वो उसका अधिकार भी नहीं है। लेकिन पुलिस वाले को पैसा भी ऑफर कर देते हैं और बल्कि माफ़ी मांगने लेते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। जबकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे प्रोफेसर हैं, PhD किए हुए हैं, लेकिन हाथ जोड़े खड़े रहते हैं क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इलिटरेसी मतलब इलिटरेट लोग, लिटरेसी चाहिए, अवेयरनेस। और लिटरेसी भी कौन सी वाली चाहिए? लीगल वाली भी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, और डीप में चाहिए जिसमें आप इम्प्लिसिट चीज़ों को भी समझ सकें, अंतर्निहित बातों को भी समझ सकें, उस लेवल की चीज़ चाहिए, तब जाकर के वो चीज़ आती है। तो कम पढ़े लिखे समाज में डेमोक्रेसी इसीलिए फेल हो जाती है, जिनमें लीगल लिटरेसी नहीं होती, जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, जो लोग MA करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी गिड़गिड़ाते रहते हैं पुलिस थाने में, या कोई भी उनको पीट के चला जाता है, अपने अधिकारों को नहीं जानते, सरकारी अधिकारी उनको दफ्तर से भगा देते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, RTI में मैंने बताया वैसे जानकारी नहीं मांग पाते। मुझे लगता है ये जो लेक्चर मैंने दिया ना, इसके बाद जो लिटरेसी डेवलप होती है, इस लेक्चर को सुनने के बाद जो भाव पैदा होता है, वो भाव देश के प्रत्येक नागरिक में आता है, तब जाकर के डेमोक्रेसी सफल होती है। अमेरिका में सब लोगों को आती होगी नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ के प्राणवायु में वो चला गया और लगभग 90% से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझने लगे, तो दूसरे को भी प्रोटेक्शन करा देते हैं, दूसरे को भी मदद कर देते हैं। तो जब देश की अधिकांश जनसंख्या करने लगती है, 60% से ज़्यादा करने लगती है, तो डेमोक्रेसी सफल होने लगती है। और हमारा तो लिटरेसी कहने को 70-75% हम लोग बोलते हैं, 75 के आसपास, लेकिन वो कहने को है, इतनी है नहीं, ठीक है ना। अगर किसी ने दैनिक भास्कर लिखा हुआ पढ़ लिया पेपर पे, तो हमने कहा कि अच्छा, वो तो कई बार आदमी जो अनपढ़ है वो भी जान जाए कि ये दैनिक भास्कर है, क्योंकि फ़ॉन्ट्स की साइज़ और उसको डिज़ाइन को देख करके वो बोल देता है। उसको एक एक अक्षर बताओ कि ये दे है, ये नीक है, ये ऐसा है, बोले नहीं ये तो नहीं पता, बट ये दैनिक भास्कर है। तो वो तो उसको पता चल जाता है, तो उससे वो कोई लिटरेसी नहीं है। उसको लोगों ने जो लिटरेसी की जो गणना की है, जो सेंसस हुआ था और उसके साथ जो लिटरेसी की बात आती है, अखबार पढ़ लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो। ढेरों मैंने अनपढ़ लोग लिखे जो अपना नाम लिख देते हैं, जिसका जो नाम होता है वो नाम लिख देता है, शांतिलाल नाम है, शांतिलाल लिख देता है, जबकि वो अनपढ़ है, बाकी कुछ नहीं जानता, वो अखबार पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन वो शांतिलाल लिख देता, उसने प्रैक्टिस कर ली है। तो सिग्नेचर करने मात्र से लिटरेसी नहीं आती। मैं तो हम लोगों के क्लास में हम बताते हैं कि MA करने के बाद भी नहीं आती, कई बार PhD के बाद भी नहीं आती। लिटरेसी कब आएगी? जब आप अवेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 21 पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बहुत काम का है। और फिर रिलेशन भी बनाइएगा, किन किन का? 3 का, 15, 19, 14, 19 और 21, तीनों का अंतर संबंध क्या है। चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की,
हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की